Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. तो हमने पेज 366 तक पढ़ लिया था, वहां से स्टार्ट करना है। मतलब इसकी 2 लाइनें कंप्लीट हो गई थी। अब क्या हो रहा था, गांधी जी की लाइफ को लेकर के भी कई बार अटेम्प्ट किए गए थे, जिसमें मतलब इनकी जिंदगी लेने के या इनको मारने की अटेम्प्ट किए गए थे, लेकिन ये प्रॉपरली खड़े रहे। इन्होंने अपनी ऊपर जो भी हमले हुए उसको भी इन्होंने प्रॉपरली उस चीज को भी इन्होंने झेल लिया एक तरीके से, ठीक है। और 26 जनवरी 20 जनवरी 1948 को इनकी लाइफ का जो पहला अटेम्प्ट लेने की कोशिश की थी, यानी जहाँ पे इनकी जिंदगी को खतरा था, उसके बावजूद भी आगे चलते रहे, रुके नहीं। 26 जनवरी को अपनी इन्होंने प्रेयर मीटिंग करी थी, जहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया उस चीज के बारे में जो इन्होंने पास्ट में इंडिपेंडेंस डे एक तरीके से सेलिब्रेट किया था, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बातचीत करी, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि फ्रीडम आ गया है, कुछ ही मंथ्स के अंदर हमें ये भी समझ में आने लगा कि जैसे ही इनको आजादी मिल गई थी, उसके बाद में ये चीज जो थी, एक मिनट, ये जो चीज थी आजादी को लेकर के, वो काफी डिसइल्यूजनिंग थी। यानी लोग बागों को क्लियर नहीं था कि आजादी के असल मायने क्या हैं और इसके बाद में हमें क्या काम करने चाहिए, क्या चीजें हमें फॉलो अप करनी चाहिए, ये सारी चीजें इनको बिल्कुल भी पता नहीं थी, ठीक है। और इसमें बताया गया है इसीलिए जो चीज थी, लेकिन हाँ, इन लोगों को इतना विश्वास था कि अब जो वर्स्ट चीज थी वो ओवर हो चुकी है, यानी खराब चीज जो थी वो ओवर हो चुकी है, और अब हमें कलेक्टिवली काम करना है, इक्वालिटी रखनी है सारी क्लासेस के लिए, क्रीड्स के लिए, किसी को कभी किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं करना है, सुपेरियोरिटी नहीं दिखानी किसी कम्युनिटी की माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, और सारे लोगों को एक सा इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई थी, और इन्होंने ये भी परमिट किया था इस उम्मीद में कि भाई अब ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली इंडिया जो डिवाइडेड था, उसमें कभी ना कभी आगे जाकर के वो फ्रेंड्स की तरह, यानी इंडिया और पाकिस्तान के लिए बेसिकली ये चीज बोली गई थी कि वो फ्रेंड्स की तरह आगे जाके काम करेंगे, या ब्रदर्स की तरह वो एक दूसरे की मदद करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे बाहरी दुनिया के सामने, ठीक है। ये सारी चीजें इस पैराग्राफ के अंदर बताई गई हैं। तो अब मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ। देयर वॉज एन अटेम्प्ट ऑन गांधी जीज लाइफ ऑन 20 जनवरी 1948, बट ही कैरीड ऑन अनडॉन्टेड। एक अटेम्प्ट किया गया था इनकी जिंदगी लेने का 20 जनवरी 1948 को, लेकिन ये खड़े रहे और अपने काम से आगे चलते रहे। इन्होंने बिल्कुल भी रुके नहीं, उससे डरे नहीं, मतलब ये जो उनकी जिंदगी पे लेने की कोशिश की गई थी उससे ये घबराए नहीं। एंड on 26 January, he spoke at his prayer meeting of how that day had been celebrated in the past as Independence Day. 26 जनवरी को इन्होंने उस चीज के बारे में बात करी कि भाई कैसे वो पहले जो इन्होंने एक 1930 के अंदर इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट किया था उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। Now freedom had come, but its first few months had been deeply disillusioning. अब इन्होंने बोला कि अब फ्रीडम तो मिल गया है, लेकिन हमारे जो वो शुरुआती कुछ महीने हैं वो डिसइल्यूजनिंग है, बिल्कुल कुछ भी क्लियर नहीं है उसमें। However, he trusted that the worst is over, that Indians would henceforth work collectively for the equality of all classes, creeds, and never the domination and superiority of the major community over a minor, however insignificant it may be in numbers of or influence. अब यहाँ पर बात बोली गई है कि भले ही हमारे कुछ बीते महीने जो है आजादी के बाद के वो काफी डिसइल्यूजनिंग है, काफी उसमें चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन इनको ये चीज का विश्वास था कि अब सबसे खराब चीज जो थी वो खत्म हो गई, यानी ब्रिटिश रूल जो है वो खत्म हो गया, और अब इंडियंस जो है साथ में मिलके काम करेंगे इक्वालिटी से, सारी क्लासेस क्रीड्स के साथ में, और सबको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, कोई किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं करेगा, कोई किसी के ऊपर सुपीरियरिटी नहीं दिखाएगा, भले वो मेजर कम्युनिटी में हो या माइनर कम्युनिटी में। जो चीज चली आ रही थी कि मेजर कम्युनिटी के लोग माइनर कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट करते थे, वो खत्म हो गई थी चीज, भले ही कुछ नंबर्स में, सिग्निफिकेंट नंबर्स में ये चीज आपको देखने को मिले। और उसके बाद में यहाँ पे चीज डिस्कस की गई है यही, ठीक है, कि भाई भले ही हमारे को उम्मीद है कि हमारे ज्योग्राफिकल डिवीजन हो गया है, पॉलिटिकल डिवीजन हो गया है, दो इंडिया जो है बट गया है दो देशों के बीच में, लेकिन इनके जो दिल हैं वो कभी नहीं बट सकते, वो हमेशा दोस्त की तरह या भाई की तरह एक दूसरे की हेल्प करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे बाकी वर्ल्ड के सामने, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बोली गई। किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. क्लियर है सबको?
ओके। अब है, गांधी जी ने लड़ाई लड़ी अपनी, ये लाइफ लॉन्ग बैटल उनका चलता रहा, जहाँ पे वो एक लड़ाई लड़ रहे थे कि इंडिया को फ्री कर दिया जाए और फिर वहां पर बाकी इंडिया जो है वो यूनाइटेड की तरह काम करे। फिर भी कंट्री जो है वो डिवाइड हो गई थी, दो पार्ट्स में हिस्से हो गए थे उसके, और उनके रिस्पेक्ट जो है वो भी दो पार्ट्स में बढ़ गया था, और वो एक दूसरे से दोस्त रहे नहीं रहे, ये चीज जो थी कहीं ना कहीं मिसिंग थी। बाकी इंडियंस जो थे वो, अब गांधी जी जो थे वो तो काफी अच्छे फॉरगिविंग नेचर के थे कि ठीक है कोई बात नहीं, हिस्से हो गए, चलता है, लेकिन अभी भी एक दूसरे के साथ में भाईचारे के साथ में रहा जा सकता है। लेकिन बाकी इंडियंस जो थे वो इतने फॉरगिविंग नहीं थे, ठीक है, वो इतनी जल्दी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां पर पार्टीशन के दौरान बहुत ज्यादा अट्रोसिटीज देखने को मिली थी, जैसे कि हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है। उनकी डेली प्रेयर मीटिंग के अंदर 30 जनवरी को गांधी जी को जो डेली प्रेयर करवाते थे ये, उसमें 30 जनवरी को इनको एक यंग मैन ने गोली मार दी थी, ठीक है। और वो असासिन यानी कि वो हत्यारा कौन था, उसका नाम था, उसने बाद में सरेंडर कर दिया था, और वो एक ब्राह्मण था, पुणे से था, जिसका नाम था नाथूराम गॉडसे। वो एक एडिटर था एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर का, और उसने ये अनाउंस किया था कि गांधी जी जो है वो क्या है, मुस्लिम्स अपीजर हैं। ये क्या है, मुस्लिम्स को लुभाने वाले व्यक्ति हैं, या उनकी तरफदारी करने वाले जो हैं उस तरीके के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वही चीज दर्शाने में आ रही है कि काफी लोग जो हैं वो इस चीज में विश्वास नहीं करते थे कि हमें अब पाकिस्तान के साथ में अच्छे और अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, या उनके लिए अच्छी चीज सोचनी चाहिए, या हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए, भले उन्होंने हमारे कितने लोगों को मारा है। अब मारा तो इन लोगों ने भी था, दोनों तरफ से एट्रोसिटीज हुई थी। तो हर जगह पे अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोग होते हैं, वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आप दोनों पैराग्राफ्स को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। Gandhiji had fought a lifelong battle for a free and united India, and yet when the country was divided, he urged that the two parts respect and befriend one another. गांधी जी ने अपनी जिंदगी भर एक लड़ाई लड़ी है फ्री इंडिया के लिए, और एक एकत्र करने के लिए, इंडिया को इकट्ठा करने के लिए, एक तरीके से यूनाइट करने के लिए। फिर भी कंट्री जो है डिवाइड हो चुकी थी, और ये दोनों ही पार्ट से उम्मीद कर रहे थे कि एक दूसरे का सम्मान करो और एक दूसरे के साथ में दोस्त की तरह रहो। Other Indians were less forgiving. At his daily prayer meeting on the evening of 30th January, Gandhiji was shot dead by a young man. बाकी इंडियंस जो थे वो कम माफ करने वाले थे। इसी तरह से जब ये अपनी डेली प्रेयर मीटिंग करवा रहे थे 30 जनवरी को शाम के समय, गांधी जी को एक यंग मैन ने गोली मार दी। The assassin was who surrendered afterwards was a Brahmin from Pune named Nathuram Godse, the editor of an extremist Hindu newspaper who had denounced Gandhiji as an appeaser of Muslims. इस चीज को मार्क कर लेंगे कि कब इनका असैसिनेशन हुआ था, 30 जनवरी को हुआ था, इवनिंग में हुआ था। और नाथूराम गॉडसे व्यक्ति का नाम है जो असैसिन रहा है, जिसने इनको मारा था, ठीक है। और इसको मार्क कर लीजिएगा। और ये क्या था, एक हिंदू न्यूज़पेपर था, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर था, उसका एडिटर था, और इसने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि गांधी जी जो है वो क्या है, अपीजर है मुस्लिम्स के, ठीक है। इन दोनों पैराग्राफ्स में किसी को कोई दिक्कत आई है तो भी आप पूछ सकते हैं। नो मैम। Okay. Gandhiji's death led to an extraordinary outpouring of grief, with rich tributes being paid to him from across the political spectrum in India. अब क्या होता है जब कोई बहुत बड़ा लीडर जिसकी डेथ, और वो भी अननेचुरल डेथ है, यानी कि उसका असैसिनेशन हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है ये काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुख की घड़ी हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पर इनको काफी श्रद्धांजलि दी जा रही थी, बाकी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो था इंडिया का वहां से भी, और आउट ऑफ इंडिया से भी। इंटरनेशनल फिगर्स जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इनको श्रद्धांजलि अर्पित करी थी। अब टाइम मैगजीन जिन्होंने पहले इनकी आलोचना करी थी और मजाक उड़ाया था इनकी फिजिकल साइज को लेकर के, वो भी अब इनको कंपेयर कर रहे थे अब्राहम लिंकन से, ठीक है। उनका मार्टरडम जो था उससे कंपेयर कर रहे थे कि वहां पर वो एक बिगॉटेड अमेरिकन थे, ठीक है, जो कट्टर अमेरिकन थे, जिन्होंने काफी काम किया ह्यूमन बींग्स के लिए, जो बिलीव करते थे कि सब इक्वल हैं, भले ही उनका कोई भी रेस के हो, कोई भी स्किन कलर के हो। उसी तरीके से अब इनको भी बिगॉटेड हिंदू की तरह जो है सम्मान दिया जा रहा था, कि ये भी विश्वास करते थे कि फ्रेंडशिप पॉसिबल है, भले ही इंडियंस जो हैं उनके अलग अलग विश्वास हों, उनको उनको रिस्पेक्ट देते हुए ये भी लिख रहे थे कि द वर्ल्ड न्यू दैट इट हैड इन अ सेंस ऑफ टू डीप टू सिंपल फॉर द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड, कन्वीड कन्वीड एट द गांधीजी's death
as it has convened at the Lincolns। अब यहाँ पे ये उसी तरीके से इनको सम्मान दे रहे थे जिस तरीके से इन्होंने अपने अब्राहम लिंकन को इन्होंने सम्मान दिया था, उसी तरीके से यहाँ पे ये भी इनको सम्मान दे रहे थे जो पहले इनका मजाक उड़ाया करते थे। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। Gandhiji's death led to an extraordinary outpouring of grief, with rich tributes being paid to him from across the political spectrum in India, and moving appreciation coming from such international figures as George Orwell and Albert Einstein. Time magazine, which had once mocked Gandhiji's physical and seemingly non-rational ideas, now compared his martyrdom to that of Abraham Lincoln. It was a bigoted American who had killed Lincoln for believing that human beings were equal regardless of their race or skin color, as it was bigoted Hindu who had killed for believing that friendship was possible, indeed necessary, between Indians of different faiths. अब यहाँ पे वही बात चीज बोली गई है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनको सम्मान श्रद्धांजलि दी जा रही थी। इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो तो दे ही रहे थे, बाहर के जो लोग थे, जो इंटरनेशनल फिगर्स थे, वो भी दे रहे थे, जिनमें दो नाम बताए गए, जॉर्ज ऑरवेल और एल्बर्ट आइंस्टाइन। टाइम मैगजीन जो पहले इनका मजाक उड़ा रही थी फिजिकल साइज का और इनके नॉन रेशनल आइडियाज का, अब इनके मार्टरडम को कंपेयर कर रही थी अब्राहम लिंकन से, जो कि एक अमेरिकन थे, ट्रू अमेरिकन थे, और वो भी विश्वास करते थे, और उनको भी इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वो विश्वास करते थे कि ह्यूमन बीइंग्स इक्वल है, भले वो किसी कलर के हों, किसी रेस के हों। उसी तरीके से अब यहाँ पे हिंदू जो रहे हैं गांधी जी, उनको भी मार दिया गया, कट्टर हिंदू के द्वारा मारा गया था यहाँ पे इनको, कि जो विश्वास करता था, ये तो विश्वास करते थे कि फ्रेंडशिप पॉसिबल है, जो कि जरूरी भी थी, इंडीड नेसेसरी, जरूरी भी थी। इंडियंस जो थे अलग अलग उनके विश्वास थे उनके बीच में। ठीक है, in this respect, as time rode, the world knew that it had, in a sense, too deep, too simple for the world to understand, conveyed at his death as it has conveyed at Lincoln's। अब यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड जो है, जो उसको वो जानते थे, जिसका बहुत डीप मीनिंग हुआ करता था, भले वो बहुत सिंपल हो, वर्ल्ड को लेकर के समझना बहुत आसान था, उसी तरीके से वो दुख मना रहे थे गांधी जी की डेथ का, जिस तरीके से उन्होंने लिंकन की डेथ का मनाया था। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. यहाँ पे अलग अलग सोर्सेज हैं जिनसे हम गांधी जी के बारे में पॉलिटिकल करियर को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हिस्ट्री यहाँ पे हमें पता पड़ी है वो भी इसी तरीके से पता पड़ी है, कैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था। अलग अलग सोर्सेज हैं, पहला है पब्लिक वॉइस और प्राइवेट स्क्रिप्ट्स। अब इसके अंदर क्या है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स था ये, जिसमें ये स्पीचेस जो देते थे महात्मा गांधी अपनी कंटेम्प्रेरीज के बारे में या अपने एसोसिएट्स और एडवर्सरीज, इनसे दोनों ही चीजों को इंक्लूड करते हुए यहाँ पे हमने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है। जो उन्होंने पब्लिक में बोला वो भी, और जो इनके एसोसिएट्स थे वो जो जानते थे इनके बारे में, उन्होंने जो लिखा वो, या जो उनको एडवाइस दे रहे थे, एडवाइसरीज थे, उन्होंने जो भी बोला वो, उन सब चीजों को लेकर के जिन्होंने भी अपने अपने आर्टिकल या अपने लेटर्स या जो भी चीजें दी हैं उससे इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है। अब इन राइटिंग्स में ही आपको दो चीज समझनी होगी, पहला तो ये, जो ये लिख रहे थे या स्पीचेस दे रहे थे पब्लिक के लिए, और दूसरा जो इस चीज के लिए नहीं था, यानी कि जो स्पीचेस थी वो तो पब्लिक के लिए थी, और जो इनके प्राइवेट लेटर्स थे उन पे उनकी भी आपको झलक देखने को मिलेगी, जिसमें आप इनके प्राइवेट थॉट्स जो हैं वो समझ पाएंगे। ठीक है, ये जो लेटर्स थे ये एक्सप्रेस करते थे एंगर और पेन। ये प्राइवेट लेटर्स जो होता है अधिकतर, उसमें आप जो आप अपने तरीके से किसी एक प्राइवेट व्यक्ति को बताना चाह रहे हो अपना गुस्सा, अपना दुख, अपनी एंजाइटी, अपनी परेशानी, अपनी उम्मीदें, अपने फ्रस्ट्रेशन, वो आप पब्लिक स्टेटमेंट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो आप प्राइवेट ही कर सकते हो, और वो भी तब जब आप इतने बड़े लेवल पर क्या हो, एक लीडर हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीजें आपको समझने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि पब्लिक और प्राइवेट जो है वो दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, उनको डिस्टिंक्शन उनका बिल्कुल अलग है। कई सारे लेटर्स जो इंडिविजुअल्स को लिखे गए थे, हालांकि वो देखा जाए तो वो पर्सनल थे, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाकर के जब वो लिखे तो पब्लिक के लिए ही गए थे। लैंग्वेज जो है लेटर्स की, वो आपको समझाएगी कि किस तरीके से जागरूकता फैलाना चाह रहे थे। जब भी ये एक दिन पब्लिश होंगे लेटर्स, तो ये किस तरीके से जागरूकता फैलाएंगे लोगों के बीच में। ठीक है, लेटर्स अक्सर प्रिंट किए गए थे, ठीक है, लोग बागों के लिए एक्सप्रेस करते हुए अपनी ओपिनियन। ठीक है, पर्सनल लेटर्स में तो वो फ्रीली ओपिनियन उन्होंने अपनी दी है। महात्मा गांधी रेगुलरली अपने जर्नल भी पब्लिश किया करते थे,
अपने कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो भी पब्लिश किया करते थे, जैसे हरिजन लोगों के लिए लेटर्स जो थे यहाँ पे लिखा जाता था उनके बारे में। अब क्या हुआ, इनके जो लेटर्स है ना, बाद में जाकर के नेहरू जो थे उन्होंने भी इनके लेटर्स को एडिट किया, एडिटेड यानी कुछ एडिट किया उसमें से पोर्शन, और फिर उसको जो भी लिखे हुए थे नेशनल मूवमेंट में, उस दौरान जो लिखे गए थे जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, उस दौरान जो लेटर्स लिखे हुए थे उनको इन्होंने एडिट किया है और फिर उसको पब्लिश किया और नाम दिया बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम पे। ये गांधी जी के हैं जो इन्होंने एडिट करके प्रिंट पब्लिश किए हैं। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। There are many different kinds of sources from which we can reconstruct the political career of Gandhi ji and the history of the national movement. कई सारे अलग अलग सोर्सेज हैं जिससे हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक करियर रहा गांधी जी का और किस तरीके से नेशनल मूवमेंट की इतिहास रहा है। 6.1 Public voice and private script. One important source is the writing and speeches of Mahatma Gandhi and his contemporaries, including both his associates and his political advisories. एक important source जो है वो है ये इन्होंने जो लिखा है वो, और इन्होंने जो बोली हैं speeches वो, और जो इनके contemporaries यानी कि इनके जो associates थे और जो इनके political advisories थे उनके द्वारा भी जो चीजें बताई गई हैं वो. Within these writings, we need to distinguish between those that were meant for the public and those that were not. अब इन दोनों ही राइटिंग्स के बीच में आपको एक डिफरेंस बताना होगा, डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो चीजें जो पब्लिक के लिए लिखी गई थी और वो चीजें जो पब्लिक के लिए नहीं लिखी गई थी। स्पीचेस फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर स्पीचेस लेते हैं। अलाउ अस टू हियर द पब्लिक वॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल व्हाइल प्राइवेट लेटर गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ हिज हर प्राइवेट थॉट्स। अब इसको एक एग्जाम्पल की तरह लीजिए कि अगर आप लोगों को स्पीचेस देने के लिए बोला जाए तो आप पब्लिक को दर्शाते हुए अपनी स्पीचेस देता है कोई भी इंडिविजुअल, और दूसरी तरफ अगर वो प्राइवेट लेटर्स दिखेगा तो उसमें उसके थॉट्स अलग होंगे, उसके प्राइवेट थॉट्स होंगे, उसकी आपको झलक देखने को मिलेगी। इन लेटर्स वी सी पीपल एक्सप्रेसिंग देयर एंगर, पेन, देयर डिसमे एंड एंजाइटी, their hopes and frustrations in ways in which they may not express themselves in public statement. किसी के भी प्राइवेट लेटर्स के अंदर आपको उसके भाव देखने को मिलेंगे, गुस्से के, दुख के, उम्मीद के, कंसर्न के, एंजाइटी के, ठीक है, और फ्रस्ट्रेशंस के, वो सारी चीजें जो वो पब्लिक स्टेटमेंट के तौर पर नहीं एक्सप्रेस कर सकता। बट वी मस्ट रिमेम्बर दैट दिस प्राइवेट पब्लिक डिस्टिंक्शन ऑफन ब्रेक्स डाउन। हमने ये याद रखना है कि ये पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन जो है ये टूटा, ठीक है, और many letters are written to individuals and are therefore personal, but they are also meant for the public. अब ये कैसे टूटा, पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन जो डिफरेंस था वो कैसे टूटा? कई सारे लेटर्स जो इंडिविजुअल्स के लिए लिखे गए थे, भले ही वो पर्सनल थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिखे पब्लिक के लिए ही गए थे। The language of the letters is often shaped by the awareness that they may one day be published. इस लेटर्स के अंदर जो लिखी हुई लैंग्वेज है वो इस तरीके की थी कि भाई जागरूकता फैले लोगों में जब भी ये लेटर्स पब्लिश हो। Conversely, the fear that a letter may get into print often prevents people from expressing their opinion freely in personal letters. और उसी तरफ दूसरी तरफ अगर ये चीज आप समझें कि अगर उनको डर हो कि ये लेटर कभी ना कभी पब्लिश हो जाएंगे तो वो अधिकतर अपने ट्रू फीलिंग्स जो होती हैं वो पर्सनल लेटर में नहीं एक्सप्रेस करते। महात्मा गांधी रेगुलरली पब्लिश्ड इन हिज जर्नल। महात्मा गांधी ने अपने रेगुलरली अपने खुद के जर्नल में हमेशा पब्लिश किया है हरिजन। लेटर्स दैट अदर्स रोट टू हिम, वो लेटर्स जो दूसरों ने इनको लिखे हैं। नेहरू एडिटेड अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स रिटन टू हिम। नेहरू ने जो थे उन्होंने जो भी इनको लेटर लिखे गए थे उसको कलेक्ट करके एडिट करके ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट एंड पब्लिश्ड अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। जो नेशनल मूवमेंट में गांधी जी को लेटर लिखे गए थे दूसरे लोगों के द्वारा, वो नेहरू जी ने एडिट करे और उनको पब्लिश करा अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, तो यहाँ पर आपको ये सारे लेटर्स दे रखे हैं, ये आपका होमवर्क है कि आपको ये पढ़ के आने हैं, बिकॉज लेटर्स तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं। गेस दिक्कत आएगी तो हम आपकी सॉर्ट आउट कर देंगे प्रॉब्लम्स। अब है 6.2, अब पिक्चर फ्रेम करना। ऑटोबायोग्राफीज क्या होती है? एक हमें पुरानी चीज जो हुई हुई होती है, जो ह्यूमन खुद लिखते हैं अपने लिए, जैसे कि मैंने अपने जीवन के ऊपर अपनी जीवन में जो जो चीजें हुई हैं वो लिखा, तो वो क्या कहलाएगी? ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी। ठीक है, तो जो भी हमने डील किया है उसको डिटेल में हम इसमें मेंशन करते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना होता है पढ़ने वाले को, हर चीज को किस तरीके से पढ़ना है, इंटरप्रेट करना है। ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ते समय हमें अपनी खुद की सोच जो है वो भी उसका दायरा भी काफी खुलना पड़ता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से लिखने वाले ने क्या उस समय उसकी मेमोरी रही होगी, क्या उसको फील हो रहा होगा,
किस तरह की वो इम्पोर्टेंस यहाँ दिखाना चाह रहा है, क्या वो बताना चाह रहा है एक पर्सन के तौर पर, उसकी लाइफ जो है दूसरों के द्वारा किस तरह देखी जा रही थी, उस चीज को भी हमें समझना होता है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये भी है एक तरीके से कि पिक्चर फ्रेम करना खुद की, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे की व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं तो ऑथर जो है वो अक्सर हमें क्लियरली कुछ नहीं बताएगा, हमें अपने आप से रीजंस लगा करके समझना होगा कि अगर वो यहाँ पर चुप रहा, यहाँ पे जैसे डिस्क्राइब किया जाता है कि वो आज मैं यहाँ पे चुप था या मेरा बोलने का वो नहीं था, इस तरह की कोई चीज हो तो उसकी इच्छा को समझना या उसके एक्ट्स जो हैं किसी चीज को भूलने के, कि वो कुछ भूल गया या वो नहीं कर पाया या इस तरह की कोई चीजें हैं, ठीक है, अनइंटेंशनली उसने कुछ किया है तो वो क्यों किया है, ये पढ़ने वाले के ऊपर होता है। यहाँ पे बेसिकली यही चीज बताई गई है। Autobiographies similarly give us an account of the past that is often rich in human detail. But here again, we have to be careful of the way we read and interpret autobiographies. ऑटोबायोग्राफी अक्सर हमें पास्ट के बारे में बताती है, डिटेल्स में बताती है जो भी व्यक्ति की हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि किस तरह हम पढ़ रहे हैं या किस तरीके से हम अपने इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं या हम किसी चीज को समझ रहे हैं। We need to remember that they are retrospective accounts written very often from memory. हमें अक्सर ध्यान देना होगा ये क्या है, एक गिनी चुनी ग्लिम्सेस होती हैं एक तरीके से जो अक्सर एक मेमोरी की तरह होती हैं और उसके बारे में लिखा जाता है। पूरी लाइफ के बारे में लिखते हैं तो वो जो पुरानी यादें हैं उनको जोड़ करके ही तो लिख रहे हैं ना, पुरानी चीजें जो पास्ट इवेंट्स हुए हैं उसको डील करते हुए लिख रहे हैं, मेमोरी जो है वो लिख रहे होते हैं। They tell us what the author could recollect. ये हमें बताता है कि लिखने वाला जो ऑथर है वो क्या वापस से याद कर रहा है। What he or she saw is important. क्या उस व्यक्ति ने देखा जो important है, or was keen on recounting, or how a person wanted his or her life to be viewed by others. और हमें ये भी पॉइंट अपने दिमाग में रखना चाहिए कि वो कौन सी चीजों को याद करना चाहता है और किस तरीके से वो किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ दिखाना चाहता है। राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी इज अ वे ऑफ फ्रेमिंग अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी लिखने का मतलब है कि आप अपने जीवन को उसकी एक पिक्चर के तौर पर उसको फ्रेम कर रहे हो। So in reading these accounts, we have to try and see what the author does not tell us. इसीलिए जब हम इस तरह की चीजें पढ़ते हैं ऑटोबायोग्राफी तो हमें ट्राई करना होता है और समझना होता है कि ऑथर क्या हमें नहीं बताना चाहता। We need to understand the reasons for that silence. और हमें समझना होता है कि वो चुप क्यों है, और those willful, क्या उसकी इच्छा है, and or unwitting acts of forgetting, और कौन सी वो unintentionally चीजें भूल गया है। ये सारी चीजें हमें समझनी होती हैं। अब यहाँ पर थ्रू द पुलिस आईज, यानी कि जो हमने जैसा पढ़ा था कि ऑफिशियल्स जो थे, पुलिसमैन जो थे, वो भी अपने लेटर्स और रिपोर्ट जो है लिख रहे थे, जो भी चीजें गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में पाई गई हैं, कॉलोनियल रूलर्स जो अपने चीजें इन पर नजर रख रहे थे, इनके मूवमेंट्स पे, गांधी जी के बारे में या जो वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था उसके बारे में, सब स्पाई, एक तरीके से स्पाई हो रहा था, यानी कि उनकी जासूसी कराई जा रही थी, ठीक है, दे वर स्पाइंग ऑन देम। तो उस उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट्स और लेटर्स लिखे हैं, तो उसमें से हमें क्या जानकारी मिली है वो भी जानने के लिए सही एक सोर्स है। पहले वो प्रॉपरली हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें अलाउ नहीं था, लेकिन बाद में जब हमें आजादी मिली तो आर्काइव्स में जो डॉक्यूमेंट्स सेव थे उनमें से हमने ये चीजें निकाल करके वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है उनके व्यू पॉइंट से। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिपोर्ट्स प्रिपेयर की गई थी होम डिपार्टमेंट की, ठीक है, होम डिपार्टमेंट के द्वारा 20th सेंचुरी की शुरुआत में। और ये रिपोर्ट्स जो है बेस्ड थी पुलिस इंफॉर्मेशन पे, ठीक है, जो वहाँ के लोकलिटीज थे उनके द्वारा वो की गई थी। हाई ऑफिशियल्स थे जिन्होंने इस चीज को देखा और बिलीव किया। अब ये सारी चीजें जो थी रेबेल के बारे में भी थी, ठीक है, और वहां पे अनवारंटेड जो डर थे, ठीक है, जिनकी कोई वो नहीं थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था, उस चीज के बारे में भी था। Another vital source is government records, for the colonial rulers kept close tabs on those they regarded as critical of the government. दूसरा vital source जो है वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स है, जो कॉलोनियल रूलर्स एक तरीके से संभाल के रखते थे और उस चीज को लेकर के करवाए थे, उन्होंने ये रिकॉर्ड्स रखवाए थे कि भाई ये सरकार को खतरा है, तो उन पर नजर रखवाई थी। The letters and the reports written by policemen and other officials were secret at the time, but now can be accessed in archives. ये letters और reports जो थे वो पुलिसमैन के द्वारा लिखे गए थे, काफी ऑफिशियल्स के द्वारा लिखे गए थे, वो सीक्रेट थे उस समय, लेकिन अब उनको
आर्काइव्स में से निकाल दिया गया है। आर्काइव्स का मतलब वो जगह जहाँ पर डॉक्यूमेंट सेव करके रखे जाते हैं। Let us look at one such source, the fortnightly reports. अब यहाँ पे एक उसी तरह का सोर्स बताया गया है, fortnightly reports नाम दिया गया है, that were prepared by the Home Department from the early 20th century, जो प्रिपेयर किया गया था होम डिपार्टमेंट के द्वारा अर्ली 20th सेंचुरी में। और इसका नाम क्या है? फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स नाम है रिपोर्ट का, ये ध्यान रखेंगे जो हम सोर्स पढ़ रहे हैं। These reports were based on police information from localities, but often expressed what the higher officials saw or wanted to believe. ये रिपोर्ट्स जो लिखी गई थी पुलिस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड थी, जो लोकल वहाँ के जो पुलिस में थे उनके द्वारा लिखी गई थी, लेकिन अक्सर इसको देखा जाता है कि हायर ऑफिशियल्स क्या देखना चाहते थे या क्या वो बिलीव करते थे उस तरीके से। While noticing the possibility of sedition and rebellion, they like to assure themselves that these fears were unwarranted. अब एक तरीके से रेबेलियन के बारे में देखा जाए या सेडेशन के बारे में देखा जाए, वो स्पीच जो लोगों के अंदर क्या विद्रोह करने के लिए उकसाती है, उस तरीके से देखा जाए तो वो इन चीजों को ऐसे देखा करते थे कि ये अनवारंटेड वाला डर पैदा करने के लिए है कि वो खतरे में है। इफ यू सी द fortnightly reports for the period of Salt March, you will notice that the Home Department was unwilling to accept the Mahatma Gandhi's action had evoked an enthusiastic response from the masses. अब अगर आप इनकी रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे सॉल्ट मार्च को जो इन्होंने लिखी है लेकर के, उसमें आप देखोगे कि होम डिपार्टमेंट जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था कि महात्मा गांधी जी जो कर रहे थे काम उस समय वो बिल्कुल सही था, या वो ये लोगों को एंथुजियास्टिक तरीके से जोशीले तरीके से वो मासेस को रिस्पॉन्स चाह रहे थे, वो इस तरह चीज को नहीं देखेंगे। वो देख रहे थे द मार्च वाज सीन एज अ ड्रामा, एन एंटीक, अ डेस्परेट एफर्ट टू mobilize people who were unwilling to rise against the British and were busy with their daily schedules, happy under the Raj. अब ये अपने तरीके से चीजों को देख रहे थे, उसी का यहाँ पे इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है। यहाँ पे बताया गया है कि असल में हो क्या रहा था, और यहाँ पे ये देखना क्या चाह रहे थे कि मार्च जो एक ड्रामा है, एक एंटीक है, एक जबरदस्ती का एफर्ट जिसमें जबरदस्ती लोगों को जो इच्छा भी नहीं है जिनकी कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई विद्रोह करें, जबरदस्ती उनको प्रोवोक करने के लिए किया जा रहा है। वो अपनी खुश है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डेली शेड्यूल से, फिर भी उनको प्रोवोक करने के लिए मार्च करवाई जा रही है। वो इस तरीके से इसको देखते थे। अभी तक किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. ठीक है, अब है हमारा लास्ट पेज। वी स्टिल हैव 9 मिनट्स और हम कर लेंगे इसको भी। 6.4 फ्रॉम द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी एक अच्छा सोर्स था, कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर थे जो पब्लिश होते थे इंग्लिश में और दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी, जो महात्मा गांधी के मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे थे, उनकी एक्टिविटीज के ऊपर रिपोर्ट बना रहे थे और रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑर्डिनरी इंडियंस को, उनके नजर के मतलब क्या ऑर्डिनरी इंडियन सोचते थे उनके बारे में, उस चीज को लेकर। न्यूज़पेपर अकाउंट जो है वो भी एक अनबाइस तरीके से काम कर रहे थे, वो भी पब्लिश होते थे उन्हीं लोगों की पॉलिटिकल ओपिनियंस के द्वारा, वर्ल्ड की व्यूज के लेकर के पब्लिश किए जाते थे, ठीक है, जिनकी कोई राजनीतिक ओपिनियन रही है या वो वर्ल्ड को लेकर के कुछ व्यू पॉइंट देखते हैं, ये आइडियाज जो थे अक्सर पब्लिश किए जाते थे, ठीक है। और ये इवेंट्स जो है, रिपोर्ट्स, ये भी एक तरीका था रिपोर्ट करने का। अकाउंट्स थे कई सारे जो लंदन न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुए हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स दी गई हैं, इंडियन नेशनलिस्ट पेपर के बारे में थी, ठीक है। One more important source is contemporary newspapers published in English as well as in the different Indian languages, which tracked Mahatma Gandhi's movements and the reports on his activities and also represented what ordinary Indians thought of him. Newspaper accounts, however, should not be seen as unprejudiced. अब हमें इन न्यूज़पेपर अकाउंट्स जो न्यूज़पेपर में लिखी गई चीजें थी उनको भी अनप्रिजुडाइज्ड तरीके से नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? They were published by the people who had their own political opinions and world views. अब इनको भी अनबाइस्ड तरीके से इसलिए नहीं देखना चाहिए था क्योंकि ये उन लोगों के द्वारा ही उन लोगों के द्वारा ही पब्लिश की जाती थी जिनकी खुद की भी कोई पॉलिटिकल ओपिनियन होती थी या वर्ल्ड के लिए विचार होते थे। These ideas shaped what was published. अब ये आइडियाज जो हैं
ये शेप देते थे कि क्या चीज पब्लिश हो रही है उस पे बेस्ड, एंड द वे इवेंट्स वर रिपोर्टेड, और जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके ऊपर भी ये अपनी एक व्यू पॉइंट शेप देते थे उस चीज को भी. The accounts that were published in a London newspaper would be different from the report in an Indian nationalist paper. अब यही रिपोर्ट सेम चीज जो हो रही है वो लंदन न्यूज़पेपर में जो छप रही है वो अलग तरीके से छपेगी और वो टोटली डिफरेंट होगी जो इंडियन नेशनलिस्ट पेपर में छप रही है. ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग वो पॉइंट था. We need to look at these reports but should be careful while interpreting them. हमें इन रिपोर्ट्स को ध्यान से देखना पड़ेगा, लेकिन इनको इंटरप्रेट करते हुए हमें थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी. Every statement made in these cannot be accepted literally as representing what was happening on the ground. कुछ भी स्टेटमेंट जो इन चीजों में था वो आप इसको लिटरली ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि एक्चुअल ग्राउंड में क्या हो रहा है वो जाने बिना. They often reflect the fears and anxieties of officials who were unable to control a movement and were anxious about its spread. अक्सर इस तरह की रिपोर्ट जो कि ब्रिटेन के अंदर छपती थी उसमें वो लोगों का वहां के ब्रिटिश ऑफिशियल्स का डर झलकता था, घबराहट झलकती थी, क्योंकि वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे मूवमेंट को, और वो घबराए हुए थे और डर फैलने के उनको एक चिंता थी. They did not know whether to arrest महात्मा गांधी और what an arrest would mean. उनको नहीं पता था कि अरेस्ट करना चाहिए इनको, और अगर ये अरेस्ट कर लेंगे तो उसका क्या मतलब निकलेगा. The more the colonial state kept a watch on the public and its activities, the more it worried about the basis of its rule. जितनी वो ज्यादा ध्यान देते थे पब्लिक एक्टिविटीज के ऊपर और पब्लिक के ऊपर, उससे उससे उनकी चिंता जो है, उनके रूल को लेकर के जो चिंता थी वो बढ़ती जा रही थी. So here we completed this chapter. टाइमलाइन दे रखी है, आपका होमवर्क है, आपको ये जो भी लेटर्स दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं. ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर लीजिएगा. ठीक है, और अब मैं आपको दोबारा से लिंक भेज रही हूँ आपकी क्लास के लिए, उससे साइन इन करिए. ओके Okay, ma'am. ओके. Okay, ma'am.